हेलो स्टूडेंट्स। पिछली यस क्लास मैम। में हमारी चर्चा हो रही थी लोक प्रशासन के दृष्टिकोण और उपागम के विषय में। पारंपरिक दृष्टिकोण के रूप में, शास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में हम सब ने लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तुत किया गया पोस्ट कोर्ट दृष्टिकोण देखा था। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे पारंपरिक दृष्टिकोण के विषय में, और वो है मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही दृष्टिकोण। नौकरशाही शब्द अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो लोक सेवक, जो प्रशासक जनता के सेवक समझे जाते हैं, नौकर समझे जाते हैं, उनके साथ शाही शब्द जुड़ गया है। यानी वो जनता की सेवा के कार्य को एक शाही अंदाज में संपन्न करते। नौकरशाही शब्द से तो कम से कम यही इंगित होता है, और व्यावहारिक तौर पर लोक प्रशासकों के अंदर जो अहम भाव है, जो बुराई आ गई है उनके अंदर, उसको दर्शाते हुए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है आधुनिक युग में। लेकिन जहां तक मैक्स वेबर का सवाल है, मैक्स वेबर ने इस शब्द का प्रयोग अधिकारी तंत्र की व्यवस्था के लिए किया है। मैम एक वो बार फिर एक से रिपीट करिएगा। आदर्श मॉडल के रूप में इसको प्रेजेंट करते हैं कि लोक प्रशासन अधिकारी तंत्र की व्यवस्था है, और ये अधिकारी तंत्र का स्वरूप कैसा है, इसको ही इस दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रेजेंट किया गया है। यानी लोक प्रशासन को समझने के लिए अधिकारी तंत्र को समझना आवश्यक है। ये अधिकारी तंत्र कैसा है, यानी लोक प्रशासन में काम करने वाले जो प्रशासक हैं, जो अधिकारी हैं, वो किस आधार पर कार्य करते हैं, कैसे अपना पद धारण करते हैं, और कैसे वो अनुशासनबद्ध ढंग से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए वेबर ने दृष्टिकोण प्रेजेंट किया, जिसको नौकरशाही दृष्टिकोण कहते हैं। ये अधिकारियों की, प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों की एक आदर्श व्यवस्था है, जिसको मैक्स वेबर एक अनुशासित तंत्र के रूप में प्रेजेंट करते हैं, एक व्यवस्थित तंत्र के रूप में प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग पहली बार वेबर ने किया हो। वेबर से पहले भी 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, विंसेंट डिगोर ने, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का अंग्रेजी रूपांतर है। अंग्रेजी में नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और इस ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग विंसेंट डिगोर्ने के द्वारा पहली बार किया गया। वेबर ने चूंकि इसको व्यवस्थित मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया, इसलिए नौकरशाही मॉडल को वेबर के नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो वेबर क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो अधिकारियों की व्यवस्था है, कर्मचारियों की व्यवस्था है, वो एक आदर्श व्यवस्था है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस नौकरशाही तंत्र का होना, अधिकारी तंत्र का होना बहुत जरूरी है। बिना अधिकारियों के, बिना कर्मचारियों के, बिना लोक सेवकों के कोई भी संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और लोक प्रशासन का संगठन तो बिल्कुल भी नहीं। तो लोक प्रशासन में अधिकारियों की जो व्यवस्था होती है, जिसको नौकरशाही व्यवस्था कहते हैं, ये एक ऐसा संगठन है जो पेशेवर सेवा के रूप में मान्य है। यानी ये एक पेशा है, ये एक आजीविका का माध्यम है। आप स्टूडेंट्स में से भी बहुतों की आकांक्षा होगी
लोक सेवा का सदस्य बनने की, यस प्रशासक मैम। बनने की। आप अपनी आजीविका के रूप में, एक पेशे के रूप में उसको अपनाना चाहते होंगे। वेबर भी लोक प्रशासन के कर्मचारियों की व्यवस्था को एक पेशेवर तंत्र के रूप में देखते हैं। यानी उनका मानना है कि लोक सेवा में लोक प्रशासक केवल जन सेवा के भाव से प्रवेश नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी आजीविका अर्जित करनी है और यहाँ वो अपने लिए सम्मानजनक, शक्तियुक्त आजीविका ढूंढते हैं, इसलिए वो उसमें जाते हैं। और ये कर्मचारी कैसे जाते हैं, ये अधिकारी कैसे प्रवेश करते हैं? योग्यता के आधार पर उनका इस सेवा में प्रवेश होता है। उनका चयन योग्यता के आधार पर होता है। बहुत से देशों में प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आधार पर लोक सेवकों का चयन किया जाता है। भर्ती का एक विशेष तंत्र है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका चयन होता है। लोक सेवा आयोग योग्य अभ्यर्थियों को तलाशने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराता है। हमारे देश में प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है। इतने कड़े प्रतिमानों के आधार पर, कड़े मानदंडों के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर लोक सेवा के कर्मचारियों का, अधिकारियों का चयन किया जाता है। और एक बार जब वो सेवा में प्रवेश कर जाते हैं तो रिटायरमेंट की उम्र तक बने रहते हैं और जो भी कार्य वो एक प्रशासन के कर्मचारी के रूप में करते हैं, उस कार्य के लिए उनको एक निश्चित वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती। हालांकि अब तो 2005 के बाद न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त की जा रही है और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन के कर्मचारियों का जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी प्रवेश करते हैं अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए और उनका चयन योग्यता के आधार पर होता है। तीसरी बात वेबर ये कहते हैं कि ये जो नौकरशाही तंत्र है, अधिकारी तंत्र है, लोक प्रशासकों का तंत्र है, वो एक तर्कपूर्ण व्यवस्था है। यानी ये नियमों द्वारा स्थापित है। कोई भी प्रशासक अपना जो पद धारण करता है, किसके तहत करता है? नियमों के तहत करता है और आजीवन वो नियमों से बंधा रहता है। प्रशासन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके पद के दायित्व, उनके अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं? कानून से प्राप्त होते हैं। वो कानून भी दो तरह के होते हैं। एक संवैधानिक कानून जो संविधान द्वारा ही निर्धारित है और दूसरे संसद द्वारा बनाए गए कानून। कुछ कानूनों का निर्माण खुद प्रशासन के द्वारा किया जाता है जिनको प्रशासनिक कानून कहते हैं। तो कानून जो भी हो, लेकिन प्रशासक हर कार्य नियमों के आधार पर करते हैं, कानूनों के आधार पर करते हैं। नियमों से परे जाकर, कानूनों से परे जाकर उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। ये इस अधिकारी तंत्र की एक खासियत होती है। इसके अलावा ये जो अधिकारी तंत्र होता है, जो नौकरशाही व्यवस्था होती है, वो पद सोपानीय ढांचे में संगठित होती है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। यानी नौकरशाही के अंतर्गत जो विभिन्न पद होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, एक मुख्य प्रशासक होता है, उसके अधीनस्थ अन्य प्रशासक होते हैं। इन प्रशासकों का पद सोपान नुमा चलता है, यानी सीढ़ी नुमा चलता है। जैसे सीढ़ी की व्यवस्था को, संरचना को हम देखते हैं कि आधार स्तर पर ज्यादा होती है उनकी संख्या, एक सिस्टम होता है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं सोपानों की संख्या कम होती जाती है और टॉप पर एक सोपान होता है जिस पर हम चढ़कर
अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यही सोपान प्रशासन की व्यवस्था में भी दिखाई देता है, नौकरशाही व्यवस्था में भी दिखाई देता है। यानी आधार स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर पद सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, और जैसे जैसे पद उच्च होते जाते हैं उनकी संख्या कम होती जाती। ये जो पद सोपान है, पदों का सोपान है, पदों की सीढ़ी है, उसकी एक खासियत ये भी होती है कि हर सोपान पर, हर स्तर पर, हर अधिकारी का अधिकार निर्धारित होता है और उसका कर्तव्य भी निर्धारित होता है। किस प्राधिकारी को कौन से अधिकारों का प्रयोग करना है, उसके क्या अधिकार हैं, कौन से आदेश देने हैं, कौन से निर्देश देने हैं, और उसका उत्तरदायित्व क्या है, कार्य क्या है उसके, इसका निर्धारण कानून के माध्यम से ही कर दिया जाता है। और हर पदाधिकारी उसके दायरे में रहकर, यानी अपने अधिकारों और दायित्व के दायरे में रहकर ही प्रशासन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है। और इस पद सोपान व्यवस्था की एक खासियत ये भी है कि उच्चाधिकारी जब निम्न अधिकारी से संपर्क स्थापित करता है तो उचित माध्यम से करता है। यानी सबसे ऊपर का अधिकारी अपने जस्ट नीचे के अधिकारी को आदेश देगा, फिर वो अधिकारी अपने से नीचे के, फिर वो अपने से नीचे के को आदेश देगा। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारी सीधे सीधे सबसे निचले स्तर के अधिकारी को या कर्मचारी को आदेशित करते। या कोई सूचना जानी है, संपर्क स्थापित करना है, तो नीचे से वो चलता है, या नीचे के पदाधिकारी को अपने से ऊपर वाले पदाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए उस तक सूचना पहुंचानी होती है, फिर उससे ऊंचे वाले पद पर वो पहुंचाता है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके बॉस तक वो सूचना पहुंचती। इस तरीके से पद सोपान व्यवस्था उचित संपर्क के आधार पर कार्य करती, जिसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारों और दायित्व का विभाजन होता है, और कोई किसी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही उत्तरदायित्व को दूसरे पर टाल सकता है कि ये मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, तुम इसको देख लो, क्योंकि कानून द्वारा सबके अधिकार और सबके दायित्व निर्धारित है। एक जिलाधीश का क्या अधिकार होगा, एक मंडलायुक्त का क्या अधिकार होगा, उसके क्या कार्य होंगे, एक सचिव का क्या कार्य होगा, क्या अधिकार होगा, ये सब कुछ उस विभाग के नियमों के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस नौकरशाही तंत्र की एक खासियत ये भी होती है कि ये चूंकि नियमों द्वारा स्थापित है, इसलिए अपने हर कार्य में बहुत ज्यादा नियमों और प्रक्रियाओं के पालन पर जोर देता है। प्रशासन के काम करने का एक तरीका होता है, जो तरीका भी कानून द्वारा निर्धारित होता है कि कैसे उस कार्य को संपन्न किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर प्रशासन के लोगों को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को ही आप ले लें, अगर वहां कोई खरीदारी की जानी है, कोई भौतिक संसाधन जुटाया जाना है, लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदी जानी है, तो उस खरीद की प्रक्रिया निश्चित कर दी गई है कानून के माध्यम से कि इतने पैसे तक की खरीद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर की खरीद के लिए आपको टेंडर मंगाना होगा, ये आप जेम पोर्टल से खरीद सकते हैं या डायरेक्ट ले सकते हैं। खरीदते समय बाजार का की दरों का एक कंपैरेटिव चार्ट आपको बनाना होगा, और जो सबसे न्यूनतम मूल्य वाली सबसे अच्छी वस्तु है उसका ही क्रय किया जा सकता है, उसकी ही खरीद की जा सकती है। तो इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कोई खरीदारी या कोई कार्य प्रशासन के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। ये सरकारी प्रशासन की, लोक प्रशासन की खासियत होती है कि हर कार्य छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नियमों के दायरे में रहकर किया जाता है और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाता है, प्रोसेस के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खरीद करनी है तो हम गए, जैसे व्यक्तिगत रूप में हम जाते हैं कि हम किसी दुकान पर चले गए और सामान खरीद कर ले आए। ऐसा सरकारी खरीद करते समय
नहीं होता, क्योंकि सरकारी खरीद की प्रक्रिया अलग होती। उस प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी हो जाता है नौकरशाही तंत्र के लिए, नौकरशाही संगठन की। अगली जो खासियत वेबर के द्वारा बताई गई इस नौकरशाही तंत्र की, वो ये है कि नौकरशाही तंत्र में यानी अधिकारियों की ये जो व्यवस्था है सरकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, उस व्यवस्था में कार्य की कुशलता पर विशेष जोर दिया जाता है कि कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न किया जाए, एफिशिएंसी के साथ संपन्न किया जाए, अच्छी तरह संपन्न किया जाए। केवल कार्य हो जाए इस पर बल नहीं होता, बल्कि कुशलता के साथ, उत्कृष्टता के साथ उसको किया जाए। और चूंकि सरकारी कर्मचारी एक संगठन में काम करते करते उस काम को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उस काम के करने के तरीके उन्हें पता हो जाते हैं, वो उसके मास्टर हो जाते हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। आम जनता या अन्य कोई प्रशासक, निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रशासक उस विषय का विशेषज्ञ नहीं होता जितना सरकारी तंत्र में काम करने वाला प्रशासक अपने कार्यों का विशेषज्ञ हो जाता है, क्योंकि वो एक जैसे कार्य को ही अपने पूरे लंबे सेवा काल में संपन्न करता जाता है, तो उसका अनुभव उसको विशेषज्ञ बनाता है। और साथ ही मानवीय और भौतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन चूंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसलिए लोक प्रशासन का जोर होता है मितव्ययिता पर। मितव्ययिता का मतलब होता है कि किसी कार्य को संपन्न करने में कम से कम संसाधनों का प्रयोग किया जाए, कम से कम धन को खर्च किया जाए, कम से कम धन खर्च के आधार पर अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। तो मितव्ययिता, कार्यकुशलता और विशेषज्ञता, इस पर नौकरशाही के द्वारा जोर दिया जाता है। जब भी वो कोई काम करने जाता है उसमें जो धन खर्च होता है, उस धन के साथ हमेशा औचित्यपूर्णता की बात जोड़ी जाती है कि इस धन को खर्च करने का क्या औचित्य है। पिछली बार ये काम कितने पैसे में किया गया था, अब धन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, या क्या कम धन खर्च करके उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा नौकरशाही के सामने रहता है, लोक प्रशासकों के सामने रहता है। हालांकि कई बार इसकी वजह से हम देखते हैं कि कार्य संपन्नता में बाधा पहुंचती है, एफिशिएंसी भी प्रभावित होती है और जनता को जो कुछ मिलना चाहिए उत्कृष्ट सेवा के रूप में वो नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार शिकायत रहती है कि कार्य को करने के लिए जो धन होना चाहिए वो धन नहीं, और उसमें भी अगर मितव्ययिता बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी तो कार्य की संपन्नता, कार्य का परिणाम और ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन पारंपरिक रूप में जो नौकरशाही तंत्र है, अधिकारी तंत्र है, वो काम करते समय मितव्ययिता पर जोर देता है, ये उसकी विशेषता। इसके साथ साथ जो अधिकारी तंत्र है वो तटस्थ होता है। किसके प्रति तटस्थ? मूल्यों के प्रति तटस्थ, व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति तटस्थ, राजनीतिक मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। यानी वस्तुनिष्ठ ढंग से वो जनता की सेवा का कार्य संपन्न करता है। उसे ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि किस राजनीतिक दल की सरकार है, उस दल की क्या विचारधारा है, या उसकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा क्या है, बल्कि उसे इन सब चीजों से अलग रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए केवल और केवल अपना ध्यान जनता की सेवा में लगाना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए कार्यों को संपन्न करने में लगाना चाहिए। और जो भी कार्य उसके द्वारा किया जाए ईमानदारी के साथ किया जाए। आदर्श रूप में उससे यही अपेक्षा की जाती है कि पद पर रहते हुए वो अपने कार्यों को ईमानदारी से करे, यानी अपने सत्ता का दुरुपयोग ना करे, और कार्य को संपन्न करने के लिए जो धन उसे मुहैया कराया जा रहा है उसमें वो भ्रष्टाचारी तरीके का सहारा न ले, यानी सार्वजनिक धन को अपना धन बनाने की कोशिश न करे,
रिश्वतखोरी से बचे और निष्पक्ष ढंग से कार्य करे। उसके लिए जनता के सभी वर्ग समान होने चाहिए, किसी के प्रति विशेष बर्ताव उसका नहीं होना चाहिए। ये आदर्श अधिकारी तंत्र की विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के साथ अधिकारी तंत्र, नौकरशाही तंत्र अनुशासित ढंग से जन सेवा के कार्य को संपन्न करने में सफल हो सकता है, ऐसा वेबर ने माना। और ये माना कि आधुनिक युग में जो कार्य सरकारों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उन कार्यों को पूरा करने में इन अधिकारियों का जो तंत्र है वो मुख्य भूमिका निभाता है। बिना अधिकारियों के, बिना प्रशासकों के कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, विशेष रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती। वास्तव में पर्दे के पीछे देश के वास्तविक प्रशासक, वास्तविक नीति निर्माता, वास्तविक शासक ये प्रशासक ही होते हैं, ये अधिकारी तंत्र ही होता है। और ये जितना अपने आप को तटस्थ बनाएगा, निष्पक्ष बनाएगा, नियमों के आधार पर कार्य करेगा, उतना ही ये सफल होगा और उतना ही उस देश में लोकतंत्र भी सफल, ऐसा माना जाता है। लेकिन वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचना की गई व्यावहारिक आधार पर, क्योंकि वेबर ने तो नौकरशाही के इस आदर्श रूप की कल्पना की थी। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि व्यवहार में हम प्रशासकों का जो आचरण देखते हैं वो इसके विपरीत दिखाई देता है। यानी व्यवहार में नौकरशाही शब्द का प्रयोग अधिकारी तंत्र में आ गई बुराइयों के लिए किया जाता है, उसमें आए भ्रष्टाचार के लिए किया जाता है। कहते तो प्रशासक अपने आप को जनसेवक है, लेकिन उनकी जनता की ये नौकरी एक शाही अंदाज में होती है। यानी वो अपने आप को जनता का सेवक ना मानकर जनता का स्वामी मानने लगे हैं। चूंकि कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास करके वो आते हैं, इसलिए उनके मन में अहम भाव आ जाता है कि वो आम जनता से पृथक है, उनसे उच्च है। इसलिए जनता के प्रति वो संवेदनशील नहीं बन पाते। एच.सी. क्रील, रॉबर्ट मर्टन, टालकट पार्सन्स, साइमन, बर्नार्ड, रैमजी म्यूर, बर्ट्रैंड रसेल और एम.पी. शर्मा, ये ऐसे विचारक हैं, ऐसे आलोचक हैं जो वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई नौकरशाही तंत्र की, नौकरशाही मॉडल की आलोचना करते हैं व्यावहारिक आधार पर। वो क्या कहते हैं कि व्यवहार में हम इन प्रशासकों का आचरण किस रूप में देखते हैं? हम देखते हैं कि यहाँ पर लाल फीताशाही का विकास हो रहा है। लाल फीताशाही का मतलब होता है काम को धीमे करना, विलंब से करना। सरकारी फाइलें अक्सर लाल फीते में बंधी होती है, तो इस लाल फीते वाली फाइल को खोलने में, एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है। और तब तक हो सकता है कि जिस पर्पस से उस फाइल को चलाया गया है वो पर्पस पीछे निकल जाए, वो लक्ष्य पीछे छूट जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है सरकारी तंत्र की, अधिकारी तंत्र की, कि वहां कोई भी काम शीघ्रता पूर्वक नहीं होता। ये बहुत बड़ी बुराई है जिसको आलोचक सामने लाते हैं। दूसरे, नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं के पालन में नौकरशाह इतने अधिक संलग्न रहते हैं जिसके कारण मानवीय संबंध प्रभावित होते। वो ये भूल जाते हैं कि नियम, कानून और प्रक्रियाएं किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, जो ग्राहक है उसके लिए है, जो आम जनता है उसके लिए है। आम जनता अगर बार बार फाइलों को लेते हुए या फाइलों के एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने का इंतजार करते हुए धक्के खाते रहे, तो ऐसा लोक प्रशासन
कभी कामयाब नहीं हो सकता या उसकी सार्थकता प्रमाणित नहीं होती। जहां पर जाने से जनता कतराए कि सरकारी तंत्र में, सरकारी व्यवस्था में अक्सर हम ये सुनते हैं कि आम लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में या सरकारी विभागों में इसलिए जाने से बचते हैं क्योंकि वहां बहुत समय लगता है, कार्य आसानी से नहीं होता, आदमी पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये एक बुराई है जो व्यावहारिक आधार पर देखने को मिलती है। तीसरे ये कहते हैं कि नौकरशाही या प्रशासक जो होते हैं, अधिकारी तंत्र में काम करने वाले, उनकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी होती है, यानी परिवर्तन विरोधी होती है। वो यथास्थितिवाद के समर्थक होते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। एक तरह का निषेधात्मक मनोविज्ञान उनके अंदर विकसित हो जाता है। कोई भी नया परिवर्तन जब आता है तो वो उसको सहजता से नहीं लेते। अब जैसे आप देख लें कि सूचना का अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ तो उसको लेकर प्रारंभिक विरोध ये हुआ कि इससे प्रशासकों का कार्य बहुत बढ़ जाएगा और जनता में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही सटीक सूचनाएं नहीं चाहते, आपसी रंजिश निकालने के लिए सूचनाएं मांगते हैं। तो इस तरीके से वो इस परिवर्तन के विरोधी हो जाते हैं। डिजिटलाइजेशन, जब प्रशासन का डिजिटलाइजेशन की बात आई तो वहां भी उनका निषेधात्मक मनोविज्ञान सामने आया कि उसके लिए हमारे पास कार्मिक नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कार्यभार ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति देश को आगे नहीं बढ़ने देती, ऐसा आलोचक मानते हैं। नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करने से जो परिणाम है वो पीछे रह जाते हैं, जिसको विक्टर थॉमसन कहते हैं ब्यूरोपैथोलॉजी। जब बहुत ज्यादा नियम और प्रक्रिया का पालन होगा, उसमें देर लगेगी और कोई लक्ष्य बहुत देरी से प्राप्त हो, तो ये एक रोग है जो प्रशासन में दिखाई देता है। अहमवादी प्रवृत्ति, जनता से उच्च समझते हैं, असंवेदनशील है। जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो नौकरशाही को पूंजीवादी व्यवस्था का एक अंग मानते हैं, बुर्जुआ व्यवस्था मानते हैं। आप ये जानते हैं कि मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में हमेशा दो वर्ग रहते हैं और आधुनिक समाज में ये दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग ने हर व्यवस्था पर अपना कब्जा जमा लिया है और ये संगठित रूप से मजदूरों का शोषण करते। तो मार्क्स ये मानते हैं कि ये जो प्रशासक हैं ये भी पूंजीपतियों के साथी हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर एक व्यवस्था के अंतर्गत आम जनता का, मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। जब जनता का कार्य आसानी से नहीं होगा, लक्ष्य पीछे छूट जाएंगे, परिणाम जिस समय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो ये एक तरीके का शोषण ही है जिसको समाजवादी विचारक सामने लाते। और लास्टली ये कहा जाता है कि गोपनीयता की आड़ में नौकरशाही सत्ता का दुरुपयोग करती। पहले प्रशासन का ये नियम था कि प्रशासक जो भी कार्य करेंगे जनता के बीच उन्हें जाहिर नहीं करेंगे। अब इसकी आड़ में कई भ्रष्टाचारी तरीकों का सहारा लेने के उदाहरण सामने आए प्रशासन के अंतर्गत। हालांकि अब इसमें सुधार करते हुए आरटीआई के तहत प्रशासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। जनता कोई भी सूचना किसी भी सरकारी दफ्तर से या सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था से प्राप्त कर सकती है। केवल व्यक्तिगत सूचनाओं और सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं नहीं दी जा सकती, अन्यथा हर तरह की सूचना प्राप्त करना अब जनता का एक अधिकार बन गया है और इस अधिकार के तहत प्रशासक उस सूचना को देने के लिए बाध्य है। सूचनाएं पारदर्शी ढंग से अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से, अपने प्रकाशनों के माध्यम से प्रशासन जनता के मध्य उजागर भी करता है समय समय पर कि अमुक विभाग के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, ये कार्य अब तक संपन्न हुए, इस तरीके से संपन्न हुए।
तो पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पारंपरिक नौकरशाही रही है, जिसकी चर्चा वेबर के द्वारा की गई, वो तो गोपनीयता की आड़ में खूब फल फूल रही थी। तो इसीलिए लॉर्ड हेवार्ड ने नौकरशाही को एक नई निरंकुशता का नाम दिया है, और बहुतों ने ये कहा कि ये नौकरशाही तंत्र एक दुधारी तलवार है। अगर सही दिशा में कार्य कर रहा है तो जनता के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि गोपनीयता और भ्रष्टाचार का सहारा लिया जा रहा है, रूढ़िवादी मनोवृत्ति अपनाई जा रही है, तो ये पूरे देश को नष्ट कर सकता है। और आपको शायद याद होगा, हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि अगर देश को सुधारना है तो प्रशासन को पहले सुधारना होगा। प्रशासन सुधर जाए तो देश, तंत्र, लोकतंत्र अपने आप सफल हो जाए। तो इस तरह से नौकरशाही मॉडल जो वेबर के द्वारा आदर्श रूप में प्रेजेंट किया गया, लेकिन आलोचकों के द्वारा व्यावहारिक आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। आशा है ये दृष्टिकोण भी आपको समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।